सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। यह जो अभी कक्षा चल रहा है कि कुंडली का फलादेश कैसे करें, यानी किसी भाव का फलादेश कैसे करें, आज भाग 7वां है। इससे पूर्व में 6-7 कक्षाएं हो चुकी है। हम लोगों ने काफी सूत्रों पर अध्ययन किया। जो फलादेश में जितने सूत्र का हम लोग आज उपयोग कर लेंगे, आने वाले भी कक्षाओं में अभी काफी कुछ हम लोगों को सीखना है, समझना है। हम अपने जिंदगी का जितने सारांश है, जितने हमने नोट्स बनाए हैं, सभी का अवलोकन करने के बाद में क्रमबद्ध तरीके से हमने अपने गुरुजनों से क्या सीखा या पुस्तकों में क्या पढ़कर गुरु बातें हमें अनमोल लगी, जो हमने अपने कॉपी पे नोट किया, वही सब बातें हम आप लोगों को साझा करते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने जो लास्ट सूत्र था वह हमने कहा था कि जिस भाव का भावेश जितना ही मजबूत होता है उस भाव के फल उतने ही अच्छे मिलते हैं, एवं दूसरा उसी का प्रतिरूप कि जिस भाव का स्वामी जितना ही कमजोर होता है उतना ही उस भाव का फल खराब होता है। यहां तक हम लोग, अब हम लोग आते हैं शनि देव पर। शनि देव की अष्टम भाव पर दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, या अष्टम भाव में ये बैठे हुए हो शनिदेव या अष्टम भाव को देख रहे हो, यह बहुत ही लाभकारी होता है। शुक्र देव का छठे भाव में बैठना या छठे भाव को देखना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि शुक्र देव में एक विशेष गुण पाया जाता है जो देवगुरु बृहस्पति में भी नहीं है। वह क्या है? निष्कर्ष निकालने की क्षमता। शुक्रदेव निष्कर्ष निकालने की क्षमता इन्हें काफी है। तो कुंडली का छठा भाव निष्कर्ष पर ही आधारित होता है। अगर हम यहां से शत्रु की बात करें तो शत्रु से हम कैसे निपट सकते हैं? जब हमारा निष्कर्ष या फैसला जितना ही उत्तम होगा, मर्यादित होगा, उतना ही अच्छा होगा। हम परीक्षा भी दे रहे हैं या कंपटीशन वाली बात है, वहां पे अंतिम पहलू की मायने रखता है। अगर अंतिम पहलू वाली स्थिति अच्छी है, मजबूत है, ठीक ठाक है, तो हम ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर यह भी फायदे दे देते हैं। तो एक प्रकार से शुक्र देव का छठे भाव में होना शत्रुहंता योग भी बनाता है, और शुक्र देव की 12वें भाव पर दृष्टि भी पड़ती है, यह भी लाभकारी ही हो जाता है। शनिदेव जहां सबसे धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, 8वां भाव आयु का भाग्य भाव है या आयु भाव है कि आयु हमारी कितनी होगी। तो 8वें भाव पर शनि की दृष्टि, यानी कि जो ग्रह सबसे देर से चलते हैं, यानी कि जिनकी राशि परिवर्तन जितने अधिक देर से होता है, उन ग्रहों की स्थिति उतनी ही अच्छी 8वें भाव के लिए होती है, चाहे स्थिति हो या दृष्टि हो, उत्तम मानी जाती है। तेज ग्रहों की स्थिति या दृष्टि ठीक नहीं मानी जाती। ये नहीं हम कह रहे हैं कि वो आयुहीनता की तरफ लेकर जाते हैं, नहीं। लेकिन एक दीर्घायु योग जो होता है, तो दीर्घायु योग के लिए अधिक लंबे समय तक एक राशि पर गोचर करने वाले ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है। कल की कक्षा में एक सूत्र पर हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि जिस भाव से 12वें शुक्रदेव होते हैं, हमने पूछा भी था आप लोगों से, आप लोगों ने समूह में भी नहीं लिखा, वीडियो के कमेंट में भी आप लोगों ने नहीं लिखा, कक्षा में भी आप लोगों ने नहीं बताया। हमने यह प्रश्न आप सबों से किया था कि आप अपने कुंडली में देखिए कि शुक्रदेव कहाँ है, किस भाव में है। उससे अगले भाव के फल सामान्यतः अन्य भावों के फल से थोड़े अच्छे या अधिक होते हैं। क्या किसी एक दो व्यक्ति ऐसा है जो बोल सके? हालांकि सभी व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव किसी न किसी भाव में तो है। मेरे कुंडली में गुरुदेव अष्टम भाव में।
तो अष्टम भाव में है तो नवम भाव से 12वें हो गए ना। तो उदय कहीं भी मेरे कुंडली में 12वें भाव में, तो 12वें भाव में है तो आपका 12वें भाव में है तो आपका लग्न मजबूत हुआ। यानी कि आप जो सोचते हैं कुछ ना कुछ फल उसमें, ये नहीं कि आपने जो सोचा, जो किया, जो काम करते हैं उसमें कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ आपको फल मिलता है। और यहाँ पे जो एक सदस्य हैं जिन्होंने कहा कि मेरे 8वें भाव में है, तो वो भाग्य भाव से 12वें हो गया। तो कहीं ना कहीं अन्य व्यक्तियों के भाग्य से आपके जितने स्वजन हैं, मित्र हैं, उनमें से आप अपना आकलन करके देखें कि अन्य व्यक्तियों से कुछ भाग्य आपके थोड़े ठीक ठाक मजबूत जरूर हैं। नवम भाव से आस्था, पूजा, गुरु सेवा की भावना देखी जाती है, तो अन्य लोगों से आपके मन में थोड़ा सा आस्था, पूजा, ईश्वरीय भक्ति, गुरुजनों की सेवा में थोड़ा ज्यादा ही मन लगता है, जी जिसके गुरुदेव। 8वें भाव हो गया। अब एक ही भाव से कई विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। अगर मान लीजिए कि 8वें भाव में ही शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो नवम भाव से कई चीजों का विचार किया जाता है। तो जिन चीजों का विचार किया जाता है, सभी चीज अलग अलग ग्रहों के अधीन होते हैं। मुख्य कारक एक ग्रह, एक भाव के एक या दो कारक ग्रह होते हैं, परंतु प्रश्न के हिसाब से अब यहीं पे नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है। तो पिता की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है, कैन बी पॉसिबल। लेकिन पिता के कारक सूर्यदेव भी तो हैं। अगर सूर्यदेव ही कुंडली में खराब हो जाए तो क्या होगा? पिता की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर यहाँ पे शुक्र देव बैठ गए 8वें भाव में, देव गुरु बृहस्पति कुंडली में कहीं भी बैठ गए, नीच राशि के हो गए, तो क्या हुआ? थोड़ा फल खराब हो गए कि नहीं हो गए अपने गुरुजनों के प्रति? लेकिन यहाँ शुक्रदेव 12वें बैठे तो और भी है, आपके पूजा पाठ करने, आपके ईश्वर भक्ति, आपके गुरु भक्ति में वृद्धि हुई, कुछ ना कुछ तो अच्छे जरूर मिल जाते हैं। यहाँ पर बात है। अब इसके बाद में हम लोग अगली राशि पर, अगले सूत्र पर चलते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अगर बात बीमारी की हो, अगर बात बीमारी की हो, तो कुंडली के बात अगर बीमारी की हो, तो छठे, 8वें एवं 12वें भाव के स्वामी को जरूर देखें। ये जिस भाव में बैठे होते हैं, उस भाव से संबंधित अंगों में बीमारी देते हैं। अगर बात बीमारी की आती है तो इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में है। पेट एवं पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। कब आएगी? अपनी ग्रह गण अपनी दशाओं में देंगे। यहाँ पे पाचन तंत्र के लिए गुरु एवं शुक्र को भी देखा जाता है, जो द्विद्वादश है। तो क्या इस जातक को आने वाले समयों में या जब भी उस प्रकार की दशाएं चलेंगी बीमारी वाली, तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्योंकि हो गुरु और सकती है शुक्र भी, गुरु एवं शुक्र दोनों ही द्विद्वादश है। और अगर गुरु जी छठे के हाँ स्वामी और 12वें के स्वामी उसी में घर में बैठे, तब क्या हो सकता है रोग के संबंध में? हाँ, तो फिर अगर 12वें के भी स्वामी अगर पंचम भाव में है, तो पंचम भाव पेट पाचन तंत्र का होता है, वैसे पंचम एवं छठा दोनों ही भाव पेट और पाचन तंत्र से संबंधित अंगों का ही है। तो अगर 12वें भाव के भी स्वामी बैठते हैं, तो जिस भाव में बैठेंगे शरीर के उसी अंगों में बीमारी देने का प्रयास करेंगे, अपने दशाओं के अनुरूप। नहीं, अगर उसी भाव में बैठे हो गुरु जी, मेरा कहना ये है, कि अगर यदि 12वें छठे, हाँ, यदि 12वें छठे, हाँ, हम रुके, यदि छठे भाव के स्वामी छठे भाव में ही बैठे हो, एक हाँ, मिनट कर सकते कहा, छठे भाव के स्वामी यदि छठे भाव में ही बैठ जाए, 12वें भाव के स्वामी यदि 12वें भाव में ही बैठ जाए, तो यही आपका प्रश्न है ना? जी जी गुरु जी। तो एक बात देखा जाए कि जो भी ग्रह हो, जिस भाव का स्वामी हो, अगर अपने ही भाव में होता है, तो उस भाव से संबंधित बुरे फलों का नाश करता है, शुभ फलों में वृद्धि करता है, चाहे वह भावेश पापग्रह हो या शुभ ग्रह। शुभाग्रह हो।
तो जितना ही अब यह चंद्रमा जितना ही मजबूत होगा उतना ही निरोगी जीवन व्यक्ति जिएगा। अगर जितना ही यह द्वादशेष जितना ही मजबूत होगा उतना ही जीवन का उम्र जितना ही बढ़ता जाएगा उतना ही आस्था के प्रति, ईश्वर के प्रति, ईमानदारी के प्रति व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा, चाहे वह द्वादशेष पापग्रह हो या शुभाग्रह। गुरुजी अभी आपने ये बताया था यहीं कि छठे घर का जो मालिक है चंद्रमा पंचम में बैठा हुआ है, पाचन क्रिया से संबंधित समस्या हो सकती है। तो छठे घर का मालिक यदि चंद्रमा और पंचम में बैठा हुआ है तो पाचन क्रिया संबंधित यदि समस्या है तो उसका उपाय क्या होना चाहिए? हाँ ठीक है। अब देखा जाए, आपका कहना उचित ही है कि जहां पर समस्या आ जाए वहां पर उपाय करने चाहिए, उपायों पर चर्चा करते चलेंगे। लेकिन बीमारी से संबंधित जब भी उपाय होते हैं तो थोड़ा लंबे ढंग से होते हैं। यहाँ पर उपायों का जो प्रारंभिक रूप है कि राशि को के आधार पर, भाव के आधार पर, तत्वों के आधार पर उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि चंद्रमा चंचल ग्रह भी है और अपने इस भाव से 12वें भी है, और चंद्रमा कहाँ है तो अग्नि पृथ्वी वायु तत्व की राशि में है। और यह भाव कौन सा है? मंत्र का भाव है। पंचम भाव से मंत्र देखे जाते हैं कि मंत्र का चयन कैसे क्या किया जाए। तो मंत्र हो गया एवं वायु तत्व की राशि में बैठ गया, तो मंत्रों का उपयोग हम वायु के सहारे करें, यानी कि हम इनकी स्तुति करें या किसी भी मंत्र का जप करे तो थोड़ा सा आवाज निकले मुंह से कि अपनी आवाज अपना मुंह में हम कान से सुन सके, यानी कि हमारे मुंह से हवा निकल सके और वह वाणी वायुमंडल में मिश्रित हो सके। हम उस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। अब किस मंत्र का हम लोग चयन करें वह अलग विषय वस्तु है। जैसे कि कल की कक्षा में हम लोगों ने यह पढ़ाई से संबंधित जब उपायों की चर्चा हो रही थी, यही बुध देव की जब चर्चा हो रही थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि तांत्रिक मंत्र का उपयोग यदि करना है तो दूसरे ढंग से करनी है। बच्चे की पढ़ाई का सिस्टम थोड़ा बदलना पड़ेगा। नाम मंत्र का अगर हम जप करते हैं तो किसी भी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, जैसे करे वैसे सब ठीक। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जब छठे भाव के स्वामी होकर वायु तत्व की राशि में बैठे हुए हैं तो वायु के सहारे और मंत्र भाव में बैठे हुए हैं, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो मंत्र स्तुति भी होता है एवं मंत्र का जप भी हो सकता है। अब बातें स्पष्ट हुई? और चंद्रमा का जी गुरु जी। अब इसके बाद में अन्य चीज पर भाव पर चलते हैं। जिस भाव का स्वामी, जिस भाव का हम लोग फलादेश कर रहे हो उस भाव के स्वामी को अवश्य देखें। अगले सूत्र, जिस भाव का हम लोग फलादेश करें उस भाव के स्वामी को लग्न से छठे 8वें 12वें ना हो। लग्न से छठे 8वें 12वें ना हो। लेकिन यह सूत्र सभी प्रश्नों पे लागू नहीं होते। यह सूत्र सभी पर लागू नहीं होते। सभी पे लागू नहीं होते। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि छठे 8वें 12वें पे बैठना लाभदायक हो जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि छठे 8वें 12वें बैठना लाभदायक हो जाता है। वह कौन कौन से प्रश्न होते हैं? यदि किसी का माइक खुला हुआ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कृपया माइक बंद कर लें। वैसे सामान्यतः जिस भाव का स्वामी कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव में बैठते हैं फलों का नुकसान करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि 8वें भाव में देव गुरु बृहस्पति एवं सूर्य देव बैठे हुए हैं। किस भाव के स्वामी हैं? तो सूर्य देव 7वें भाव के स्वामी हैं। देव गुरु बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी हैं एवं दूसरे भाव के स्वामी। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हानि कर दिए, दूसरे भाव के लिए हानिदायक स्थिति हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि यह अपने भाव को देख रहे हैं। 11वें भाव का भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि 11वें भाव से यह 10वें भाव में।
तो जब लग्नेश अगर दसम भाव में बैठता है तो शुभ हो जाता है, अच्छा फल प्रदाता हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 11वें भाव का स्वामी अपने भाव से दसम हो गया तो अच्छा फल। अगर दूसरे भाव लग्न केंद्र भाव का स्वामी यदि केंद्र भाव में ही हो या भाव का स्वामी अपने से 7वें होकर अपने भाव को देख रहा हो तो भाव के फल अच्छे मिलते हैं। यह भी सूत्र है या नहीं है? है गुरुजी। तो फिर इस स्थिति में, हाँ, अगर यह सूत्र है तो इस स्थिति में तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में है। 8वें भाव के बारे में कहा गया कि सबसे अधिक नुकसानदायक स्थितियां होती है 8वें भाव से संबंध बनने पर। तो यह तो 11वें एवं दूसरे भाव के स्वामी 8वें भाव में है, तो क्या यह नुकसान हो रहा है या लाभ दे रहा है? सम हो गया किस गुरुजी, कारण कि अपने भाव में देख रहे हैं लेकिन मंगल भी दूसरे भाव को देख रहा है। वो छोड़िए ना, मंगल देख रहा है नहीं देख रहा है, तो मंगल तो मित्र हो गया ना देवगुरु बृहस्पति का। यहाँ तत्कालिक भी है, मित्रता भी है। मंगल गुरु को मित्र ही मानता है, गुरु भी मंगल को मित्र मानता है, अति मित्र हो गया ना। अच्छा फल नहीं देगा गुरुजी अगर दूसरे घर का मालिक 8वें घर में पड़ा हुआ है तो। दूसरे घर का मालिक अपने 8वें घर में पड़ा हुआ था तो यह भी तो नियम है कि जिस भाव का स्वामी अपने भाव को देखे उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। तो देवगुरु बृहस्पति तो अपने भाव को दूसरे भाव को देख रहा है ना, फिर यह सूत्र साधारण भाषा में, लेकिन मार्केस भी तो अपने घर को खराब नहीं करेगा। लेकिन मार्केस भी तो हो जाएगा ना, अगर तो मार्केस है। वो मार्केस है तो वह मार्केस है, वह अलग बात है। यह जो पहले एक एक विषय वस्तु पर चर्चा करके समझते हुए चले, नियम यह है कि जिस भाव का स्वामी अपने भाव को देखे, भावेश अपने मतलब भाव अपने स्वामी के द्वारा युत या दृष्ट हो तो भाव के फलों में मजबूती मिलती है। सबसे पहला सूत्र है यह। क्या यह सूत्र प्रभावहीन है? नहीं है, यह भी तो सूत्र है, यह तो लागू होगा ही होगा, इसलिए अच्छा फल हुआ। लेकिन यह जो नियम है कि कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अपने भाव के जिस भाव का तो नुकसान होता है, वह क्यों होता है यह समझना है ना, जबकि यहाँ पर अच्छा फल मिलना चाहिए। एवं 11वें भाव का स्वामी अपने भाव से दसम बैठा हुआ, यह भी अच्छा हो। यदि लग्न भाव का स्वामी अपने से 10वें बैठा हो तो क्या लग्न मजबूत होगा कि कमजोर होगा? मजबूत होगा। मजबूत होगा। मजबूत होगा। तो इस नजरिए से यह सब कुछ ठीक ठाक हुआ, परंतु इसके आय भी अच्छे होंगे, धन इकट्ठा भी करेगा, परंतु इसका लाभ लग्न को नहीं मिलेगा। कमाएगा भी, धन भी इकट्ठा करेगा, सब कुछ होगा, परंतु इसका लाभ इस व्यक्ति गुरुजी को मेरा नहीं इसमें एक प्रश्न और है मेरा गुरुजी इसमें। एक मिनट प्रश्न सभी को नोट करते चले, सबसे अंत में पूछ लेंगे। पहले बात की किसी की तो चर्चा हो, पूरी समाप्त होने के बाद में यदि संशय बन जाता है रहता है तो चर्चा करें, जब अभी हमारी बात ही समाप्त नहीं। हमने यह कहा, हमने नहीं कहा, यह हमारे पुस्तकों में वर्णित है 2 बातें। अभी तक जितने देर बात हुई, चर्चा हुई, हम लोग विषयांतर बहुत हुए हैं, अभी विषयांतर हम सबों को नहीं होना है। हम लोग इसी प्रकार के समस्याओं को समाधान हेतु आपस में ज्ञानवर्धन हेतु कक्षा में का आयोजन करते हैं और हम सभी एकत्रित भी होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। सबसे पहला सूत्र यह है कि जिस भाव का स्वामी अपने भाव को देखे, भाव के शुभ फलों में वृद्धि होता है। यह सूत्र है या नहीं है? यस या नो, हाँ या नहीं? है गुरुजी। जी है। उस बस हाँ, तो यस या नो कहते चलना है। तो इस नियम के आधार पर देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव को देख रहे हैं, धन की वृद्धि, वाणी में सुगमता, ये सभी प्रदान हुआ। दूसरा सूत्र यह है कि जिस भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव में बैठे उस भाव के फलों में वृद्धि होता है। यानी कि लग्नेश अगर 10म भाव में बढ़ जाए तो लग्न के लिए अच्छा है। यह भी सूत्र है या नहीं है? यस। तो अब देखिए यहाँ पर 11वें भाव का स्वामी अपने भाव से 10म बैठा, यह भी अच्छा है या नहीं है? शुभ हो गया। अच्छा। लेकिन यह भी सभी पुस्तकों में वर्णित है
कि जिस भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें होता है, भाव के फलों को हानि करता है। अब बात यहाँ पर यह भी बातें सही है, यह भी बातें सही है। आय होगा, पैसे इकट्ठे भी होंगे, लाभ लग्न को नहीं मिलेगा उसका। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से व्यक्ति की आय ठीक ठाक है, पैसे भी जमा करता है, लेकिन उस पैसे का वह उपयोग नहीं कर पाता, उसके बच्चे उपयोग करते हैं, परिवार के अन्य सदस्य लोग उपयोग करते हैं, उस पैसे से वह व्यक्ति सुख नहीं भोगता। ऐसे देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं? देखे जाते हैं। जी गुरु जी, बम्बई में तो बहुत ज्यादा। बम्बई नहीं, हर जगह ऐसी बातें। अब यहाँ पर देखा जाए, यह भी नियम है। अभी इसी पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा, या इसी कक्षा के पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा, या हर पुस्तकों में दी गई होती है कि जिस भाव का स्वामी अपने भाव से दूसरे भाव में बैठा हो, उस भाव के फलों में थोड़ी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी अपने भाव से अगले भाव में है, ठीक है, लेकिन अब कुछ ना कुछ दाम्पत्य जीवन में समस्याएं अवश्य होगा। कुछ अच्छे फल भी मिलेंगे और कुछ बुरे फल भी मिलेंगे, यानी कि दाम्पत्य जीवन का संपूर्ण सुख नहीं मिलेगा लग्न को। लेकिन एक भाव से एक ही प्रश्न का तो विचार नहीं किया जाता ना। एक भाव से कुंडली में मात्र 12 भाव हैं और प्रश्न असंख्य हैं। प्रश्न असंख्य होते हैं कि नहीं होते हैं? जी गुरु जी। होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बतला दूं, मैं कोई झूठ की बात नहीं कह रहा हूं। आप लोग अपने नोट्स बुक को देख सकते हैं। 3/10/2024 से विवाह एवं दाम्पत्य जीवन से संबंधित कक्षा का आयोजन शुभारंभ किया गया था और 31 अप्रैल तक 2025 तक यह कक्षा चली। कितने महीने चले? 7 माह चला। फिर भी अपने और प्रतिदिन कक्षाएं होती रही और अपने आप में पूर्ण कक्षा नहीं हो पाई। कुछ विषय वस्तु अभी बाकी ही रह गए। 7 महीना एक भाव। और जब हम लोग सोमवार के सोमवार जब कुंडली फलादेश करते हैं, अभ्यास कक्षा करते हैं, और हमने देखा कि बहुत से सदस्य कक्षा में तो शामिल होते हैं परंतु अपनी बातों को नहीं रख पाते, फलादेश नहीं करते हैं, अभ्यास कक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं, तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, सबसे पहले फलादेश कैसे करें, इस पर कम से कम कुछ कक्षा आयोजित किया जाए। उसी सिलसिले में हम लोग यह इस महीने में, मई महीने में हम लोग फलादेश कैसे करें, जितने सूत्र हैं उन सूत्रों को एक बार जितना हम जान पाते हैं, या हमने नोट्स बनाए हैं, या हमने अपने गुरुजनों से सीखा, पुस्तकों से सीखा, उसको हम साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। बातें यही है कि और कुछ दूसरा है? यही है गुरुदेव। तो हम लोग उपाय की चर्चा वहां पे होती है जहां पे कोई खास एक निश्चित प्रश्न हो और ग्रहों की स्थिति हो, फिर एक प्रश्न के लिए एक ही उपाय होते हैं। भाव का उपाय नहीं होता, प्रश्न पर आधारित भाव का उपाय होता है। यदि कोई भावेश किसी ऐसे भाव में स्थित है, यदि किसी भाव का स्वामी ऐसे भाव में स्थित है जिसका स्वामी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, समस्याएं आ जाती है। क्या हो जाता है? क्या जाता है? अब यहां पर देखा जाए, 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है,
नियम यह है कि यहाँ पर दो नियम लागू होते हैं कि भाव का स्वामी अपने भाव से अगर अगले भाव में है तो भाव के फलों में शुभ वृद्धि करता है। तो यहाँ पर दसम भाव का स्वामी 11वें भाव में है, अतः अच्छा हो गया, भाव के फलों में वृद्धि करेगा। एक दूसरा, जिस भाव का स्वामी अपने मित्र राशि में हो भाव के फलों में वृद्धि होती है, यह भी नियम है। लेकिन तीसरा विशिष्ट नियम है कि जिस भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी यदि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में बैठा हुआ है तो भाव के फलों में हो जाता है। हानि होता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि शनि देव खराब स्थिति में भी बैठे हुए हैं, कि अपने शत्रु राशि में बैठे हुए भाव के फलों को नुकसान के लिए भी आया। अब यहाँ पर देखा जाए बुद्धि में चंचलता विद्या के लिए, हम लोग अभी विद्या बुद्धि से संबंधित फलादेश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो पंचम भाव का स्वामी सिंह राशि का होकर के सप्तम भाव में है और सिंह राशि का स्वामी 8वें भाव में। कुछ समस्याएं पंचम भाव से आ गई कि नहीं आई? आगे आ गई गुरु जी। आ गई। चूंकि बात विद्या की है तो उपाय करने आवश्यक है। तो कई बार इस उपाय पर इस जातक को क्या उपाय करने चाहिए हम लोगों ने कई बार चर्चा कर लिया है, और अब हम आज कल और परसों इस कुंडली पर किसी भी प्रकार के उपाय की चर्चा नहीं करेंगे। उपाय की चर्चा पुनः सोमवार को होगी और इसी कुंडली पर हम लोग अभ्यास कक्षा का आयोजन करेंगे, और प्रश्न भी यही रहेगा कि विद्या बुद्धि कैसी होगी, और सभी सदस्य को कम से कम 4-5 सूत्र बतलाने हैं कि विद्या अच्छी होगी कि बुरी होगी। यदि बुरे भाव के स्वामी, अब अगले सूत्र पर चलिए, बुरा भाव कौन कौन होते हैं? अशुभ फल प्रदाता। जिस भाव के स्वामी शुभ फल नहीं देते उन्हें बुरे भाव कहे जाते हैं। कौन कौन से भाव बुरे फल देने वाले होते हैं? तीसरे, छठे, 8वें, 11वें एवं 12। इन सभी भावों के स्वामी बुरे फल देते हैं ना? जी गुरु जी। यदि इन भावों के स्वामी यदि इन्हीं भावों में हों, इन भावों के स्वामी यदि इन्हीं किसी भावों में हों तो शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। क्या फल देने वाले होते हैं? शुभ फल प्रदाता हो जाते हैं। अन्य भावों में होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। यदि 11वें भाव के स्वामी यहाँ पर हो जाएं, या तीसरे भाव के स्वामी छठे में हो जाए, तीसरे भाव के स्वामी 8वें में हो जाए, 11वें, 12वें कहीं में, शुभ फलदाता हो जाते हैं। परंतु यह भी देखना है कि क्या वे अपने शत्रु राशि में हैं, क्या अपने नीच राशि में हैं। इसकी तो सबसे पहला सामान्य सूत्र है, जो बेसिक का नियम है, इसको भी देखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ अब यहीं पे चंद्रमा, अब यहीं पे देखें आय भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाए देवगुरु बृहस्पति, तो नीच के हो गए कि नहीं हो गए? नीच के हो गए तो बुरे फल देंगे कि अब अच्छे फल देंगे? खराब हो गए, खराब हो गए। अगर यहीं देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर होते तो ठीक हो गए। लेकिन अगर मेष राशि के होकर के 10 अंशों से लेके 13-20 के बीच में हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? उच्च के हो गए, तब तो और अच्छा फल देने, हाँ तो और अच्छा फल देने वाले हो जाएंगे। 12वें के स्वामी तो दसम भाव में है, तो गुरु जी तो दसम भाव का फल खराब होगा। 12वें भाव के स्वामी यदि दसम भाव में हो जाते हैं तो यह फल खराब हो गया। परंतु इस लग्न के लिए खराब नहीं हुआ, इस लग्न में उत्तम हो गया, इस लग्न में उत्तम हो गया। हाँ, लग्नेश होने के कारण, लग्नेश होने के कारण, लग्नेश चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, जिस राशि में बैठ जाता है
उससे वह शत्रुता नहीं करता, उससे वह शत्रुता नहीं करता। तो शनि अब मंगल से शत्रुता नहीं करेगा, क्योंकि मंगल से जो लाभ लेना है वह शनि को ही लेना है। शनि को लाभ लेना है, मंगल को लाभ देना है। और लाभ कौन लेगा? लग्नेश ही तो लाभ लेगा। तो लग्नेश शत्रुता नहीं करेगा। अब मंगल शनि को शत्रु मानता है कि नहीं? तो मंगल शनि को क्या मानता है? सम मानता है। और यहाँ पर मंगल और शनि की तत्कालिक मित्रता भी है, तो मित्रवत व्यवहार हो गया ना। जी जी। और शनि अगर मंगल को शत्रु मानता है तो यहाँ पर तत्कालिक मित्रता के कारण सम वाली स्थिति हो गई। एक मित्र मान रहा है, दूसरा सम मान रहा है। तो सभी पुस्तकों में तो ये वर्णित है ना कि फलादेश जब भी करें तो वहां पे नैसर्गिक मित्रता को छोड़ दे, तत्कालिक मित्रता का उपयोग यानी कि पंचधा मैत्री का उपयोग अत्यधिक करें। जी जी। सबसे साधारण सी बात है, अगले सूत्र की चर्चा करते हैं कि जब भी कुंडली का हम लोग फलादेश करते हैं, कुछ भाव ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि उस भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता है और ना ही किसी ग्रह के द्वारा भाव दृष्ट होता है। ऐसे भी कभी कभी कोई भाव मिल जाते हैं, कुंडली हो जाती है। जी होगा। अब यहाँ लग्न में बुध राहु की दृष्टि है, दूसरे भाव पर गुरु सूर्य की दृष्टि है, तीसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि है, चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है, पंचम भाव में ग्रह है ही, छठे भाव पर किसी की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि है, सातवें भाव में ग्रह है, आठवें भाव में ग्रह है, नवम भाव में ग्रह है, दसम भाव में ग्रह है, 11वें भाव में ग्रह है, 12वें भाव में को शनि देख रहा है। तो इस कुंडली में तो सभी भाव में ग्रह है, या सभी भाव को में जिस भाव में कोई ग्रह नहीं है उस भाव को कोई ना कोई ग्रह देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? जी गुरुजी। लेकिन कभी कभी हम लोग फलादेश करते हैं तो प्रश्न जिस भाव का रहता है, कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि उस भाव में कोई ग्रह नहीं होता या कोई भी ग्रह उस भाव को नहीं देखते, तो केवल भावेश के स्थिति के आधार पर उस भाव का फलादेश करना चाहिए। हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि केंद्र भाव का स्वामी, अब अगले सूत्र पर चलते हैं, यदि केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में ही हो, अच्छा तो माना जाता है, उस भाव के फल अच्छे तो होते ही होते हैं, परंतु उस ग्रह की शुभता कम हो जाती है, आधी ही रह जाती है। केंद्राधिपत्य दोष भी लग जाता है। अगर केंद्र भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो तो यह भी होता है। और खास करके अगर वह केंद्र भाव के स्वामी अगर केंद्र से अन्यत्र बढ़ जाते हैं तो थोड़ी स्थिति ठीक रहती है, लेकिन केंद्र भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो और केंद्र के अंदर में ही बैठ जाए तो उनकी थोड़ी शुभता और कम हो जाती है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में भी पढ़ा है कि यदि केंद्र भाव का स्वामी यहाँ पर शुक्र देव है और त्रिकोण भाव के भी स्वामी है, तो यदि केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव के भी स्वामी हो तो शुभता बनी रहती है, यानी कि केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। दूसरा यह भी बतलाया गया है कि यदि केंद्र भाव का स्वामी चाहे वह पापग्रह ही क्यों न हो, क्रूर ग्रह क्यों न हो, प्रमुख सूत्र है, यह सूत्र बहुत फलदायी होता है।
और इसकी जानकारी हम सबों को होनी भी चाहिए। यदि केंद्र भाव का स्वामी, चाहे वह पापग्रह ही क्यों न हो, अगर त्रिकोण में बैठ जाए तो इसकी शुभता और दुगुनी हो जाती है। अब यहाँ पे सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं और केंद्र भाव के स्वामी होने से इनकी क्रूरता समाप्त हो गई। कम हो गया। यदि ये त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो यह शुभता और दुगुना हो जाता है। चाहे कोई शुभग्रह ही क्यों ना हो, अगर केंद्र भाव का स्वामी है और त्रिकोण में बैठ जाता है तो भी उनके केंद्राधिपत्य दोष का परिहार हो जाता है। या दूसरी राशि त्रिकोण में होता है तब भी उसका परिहार हो जाता है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग सभी आदमी अपने अपने कुंडली का एक बार अवलोकन करें। त्रिकोण भाव के ही स्थितियों पर कि सबसे महत्वपूर्ण सी बात है कि त्रिकोण भाव के स्वामी त्रिकोण भाव से स्थान परिवर्तन जब करते हैं तो सुखद योग का निर्माण होता है, जिसे राजयोग भी कहते हैं। और हम तो बार बार यह कहते हैं कि त्रिकोण भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन, यानी कि लग्नेश पंचमेश का स्थान परिवर्तन, पंचमेश नवमेश का स्थान परिवर्तन, या नवमेश लग्नेश का स्थान परिवर्तन, मतलब कि इन तीन भावों के स्वामियों में किसी का भी एक दूसरे से स्थान परिवर्तन, यह महान संभावनाओं वाला योग, महायोग कहते हैं इसे। हालांकि महायोग योग पर आधारित कक्षा नहीं हो रही। जो हम लोग जिन चीजों को समझना चाहते हैं उसके लिए इन सूत्रों का उपयोग होना आवश्यक है। क्या इस उदाहरण कुंडली में उस प्रकार के संबंध हैं? तो शनि के साथ में, शनि मंगल की राशि में है और मंगल गुरु की राशि में है, गुरुदेव कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह नहीं हुआ लग्नेश का किसी से स्थान परिवर्तन। अब यहाँ पर बुध देव सूर्य की राशि में है, लेकिन अगर शनि देव यहीं पर होते, यहाँ पर होते और शुक्र देव लग्न में होते तब तो स्थान परिवर्तन कहा जाता ना। इस उदाहरण कुंडली में किसी भी त्रिकोण भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन किसी त्रिकोण भाव से है नहीं है। त्रिकोण भाव का स्वामी लग्न में हो तो गुरुजी, तो भाव का स्वामी अपने भाव में है तब तो यह अलग बात है। अब भाव का फल अच्छा हुआ, लग्न अच्छा हो गया, ठीक ठीक, ये अलग बात है। हम जो कहना चाह रहे हैं कि एक त्रिकोण भाव का स्वामी चाहे लग्न भी क्यों न हो, लग्न भी त्रिकोण में ही आता है। लग्न त्रिकोण में आता है कि नहीं आता है? आता है। 1-5-9 हम जो अभी कहना चाह रहे हैं इस चीज को आप लोग समझें। हम यह कहना चाह रहे हैं कि त्रिकोण भाव के स्वामी किसी त्रिकोण भाव में ही हो लेकिन स्थान परिवर्तन न हो, ऐसे किसी व्यक्ति के कुंडली में है क्या? जैसे लग्नेश का रुको पूरी बात को जी मेरी कुंडली में है। ना ठीक है, हमारी बात को पूरे सुने। अभी हमारा बात पूरा नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि लग्नेश का पंचम में होना या पंचमेश का लग्न में होना, पंचमेश का नवम भाव में होना, या नवमेश का पंचम भाव में होना, या नवमेश का लग्न में होना, या लग्नेश का नवम भाव में होना, परंतु स्थान परिवर्तन नहीं होना। स्थान परिवर्तन वह एक अलग प्रकार का महायोग हो गया, वह दूसरी बात है।
इस प्रकार की यदि स्थितियां बनती है किसी की कुंडली में, तो कोई एक या दो व्यक्ति हैंड राइज करे, हम उनसे बात करना चाहेंगे। चलिए जी, ठीक है। मेरी बेटी की कुंडली में है लग्नेश और पंचमेश का स्थान परिवर्तन है। मतलब स्थान परिवर्तन लगने से पंचमेश का स्थान परिवर्तन हो गया, तथा महान संभावनाओं वाला योग हो गया, या महायोग है, बहुत सुखद योग है। ठीक है। तो हमारा गुरुदेव, तो पंचमेश नवमेश लगन में लगन जो होगा। है वो पंचमेश में आ गया है मेरे कुंडली में। लग्नेश पंचम भाव में, जी लग्नेश पंचम भाव में है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी लग्न में नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। नहीं है। ठीक है। गुरुदेव, अगर पंचमेश नवमेश लग्न में हो तो फिर तो युति हो गया ना, पंचमेश नवमेश दो ग्रह की युति हो गई और वह लग्न में है, तो यह तो फिर योग बन गया ना एक ही। तो अच्छा योग हो गया। लग्नेश नवमेश किस किस भाव के स्वामी युत है? पंचमेश नवमेश लग्न में। अच्छा, तो लग्न में तो पंचमेश, उत्तम राजयोग है गुरु जी। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दो त्रिकोण भावों के स्वामियों का आपस में किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध या राजयोग महान संभावनाओं का योग दे देता है। लग्न में है तो और उत्तम बात है, लेकिन हम जो विषय वस्तु की चर्चा करना चाहते हैं उस प्रश्न से हम लोग बार बार दूर होते जा रहे हैं। तो यदि किसी भी त्रिकोण भाव के स्वामी अगर किसी भी त्रिकोण भाव के स्वामी अगर दूसरे त्रिकोण में अवस्थित होते हैं और उनसे किसी भी प्रकार का यदि सुखद योग नहीं बनता है, तो उनकी शुभता कम हो जाती है। उनकी शुभता कम हो जाती है। यानी कि वो उतना शुभ फल नहीं दे पाते। अब जिनके ये लग्न भाव के स्वामी पंचम भाव में हैं, तो उसकी शुभता कम हो गई, बल कम हो गया। तो व्यक्ति, क्योंकि यह भी शुभ है और पंचम भाव भी शुभ भाव है, तो जब एक शुभ दूसरे शुभ के पास में जाता है और परस्पर संबंध नहीं होता, तो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, दूसरे को समर्पित कर देता है। व्यक्ति दूसरे के लिए काम करना शुरू कर देता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। आप इसको व्यवहारिक जिंदगी में लेकर देखें। सभी कुंडलियों का आप लोग अवलोकन करें, जितनी कुंडली आप लोगों ने देखा सभी कुंडली का अवलोकन करें। त्रिकोण भाव के स्वामी आपस में शत्रु कभी नहीं होते। लग्नेश पंचमेश एवं नवमेश आपस में कभी भी शत्रु नहीं होते किसी भी कुंडली में। तो जब एक मित्र दूसरे मित्र के घर पे हो, तो वह अपने घर के बारे में सुखद सोचेगा या मित्र के घर के बारे में सोचेगा? मित्र के घर पे। अपना तो कुछ सोचेगा ही नहीं ना। जी गुरुदेव। तो यही मैं कहना चाह रहा था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी सुखता समाप्त हो गई, खराब हो गया, सो वाली बात नहीं, अच्छा है। तो यही बात हो जाती है, यदि त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण में होते हैं तो अपने भाव के लिए वह उतने अच्छे फल नहीं देते जितना कि वह जिस भाव में अवस्थित होते हैं। तो अब लग्नेश इनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जब भी लग्नेश की दशा चलती होगी तो इनके निजी, क्योंकि लग्न क्या है? शरीर है, जीवन है, जिंदगी है, तो इनके शरीर से संबंधित या इनके निजी हितों से संबंधित उतने फल नहीं मिलते होंगे, लेकिन पंचम भाव से संबंधित पंचम भाव संतान का होता है, प्रेम का होता है, विद्या बुद्धिमता का होता है। इन क्षेत्रों में अधिक लाभ मिलते होंगे या मिले होंगे। और आप भी विद्वान हैं, कृपया जो मैंने अभी यह बात कही कृपया आकलन करके बताएं
यह बात कितना प्रतिशत आपके जीवन पर लागू हो रहा है? जी गुरुजी, मेरा जो लगन के स्वामी है वो पंचम में है और उन्हीं की महादशा चल रही है। तो मैं निरंतर एक तो अभ्यास भी करे जा रही हूँ और बच्चों का भी चले जा रहा है। बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही है। चलिए जी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब हम लोग फलादेश करें तो कुछ भी ना छुपाएं और जीवन के गूढ़ तथ्य रहस्य जो सामने वाला है उसको सामने वाले को देना अवश्य चाहिए। ग्रहों की तत्कालिक मित्रता एवं ग्रहों की तत्कालिक शत्रुता का फलादेश में अवश्य उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज की कक्षा में कई बार तत्कालिक मित्रता एवं शत्रुता पर चर्चा हो गई है। हुई है या नहीं हुई है? तो इसको भी हम लोग पुनरावृत्ति कर लें। हाँ, हुई है, तो इसकी भी पुनरावृत्ति हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो सूत्र यह है तत्कालिक मित्रता का कि जिस ग्रह से देखना हो उस ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें एवं 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह तत्कालिक मित्र होते हैं। शेष अन्य भावों में बैठे हुए ग्रह तत्कालिक शत्रु होते हैं। यदि साथ में युक्त हो तो भी तत्कालिक शत्रु, या उससे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें या 9वें हो तो भी तत्कालिक शत्रु होते हैं। इसको भी समझा जाए। ग्रहों के उपाय के पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम किस ग्रह का उपाय करने जा रहे हैं। इस कुंडली में हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में चर्चा किया है कि बुध देव का उपाय करना चाहिए। किसका उपाय करना चाहिए? बुध देव के उपाय की चर्चा हम लोगों ने किया था। क्या बुध देव उपाय किए जाए या किसी अन्य ग्रह का उपाय किया जाए जिससे बुध देव प्रसन्न हो? तो यह नियम है कि उत्तरोत्तर ग्रहों में नैसर्गिक बलवान बल वाली बात होती है। तो शनि से बलवान मंगल होते हैं, मंगल से बलवान बुधदेव होते हैं, बुध से बलवान गुरु होता है, गुरु से बलवान शुक्र होता है, शुक्र से बलवान चंद्रमा होता है, चंद्रमा से बलवान सूर्य होता है। परंतु देव गुरु बृहस्पति के उपाय करने से शुक्र का भी उपाय हो जाता है, गुरु का भी उपाय हो जाता है। चंद्रमा के उपाय करने से इन सभी ग्रहों का उपाय हो जाता है, सूर्य का उपाय करने से सभी का उपाय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बुधदेव का उपाय किया जाए या शुक्र का उपाय किया जाए? अगर, क्योंकि नीचे वाले ग्रहों का तो उपाय किए नहीं जा सकते, बुध के उपाय किए जा सकते हैं या शुक्र के किए जा सकते हैं या गुरु के किए जा सकते हैं। तो जो ग्रह खराब हो उससे एक ग्रह आगे तक की ही बात करनी चाहिए उपाय में, उससे एक कड़ी आगे नहीं। तो यदि बुध देव खराब हैं, उपाय नहीं किए जा सकते, तो शुक्र देव का उपाय किया जाना चाहिए। तो उपाय कैसे? क्या शुक्र देव कमजोर हैं? तो शुक्र देव तो अपने आप में मजबूत ही हैं। तो क्या उपाय किए जाएं? नहीं, शुक्र देव का उपाय नहीं, बुध देव के ही उपाय आवश्यक है। उपायों के लिए कई बार यह भी देखे जाते हैं कि जब बात भौतिक तत्वों का नहीं, जीव तत्वों का होता है या भौतिक तत्वों का भी होता है, तो जिस भाव की समस्याएं होती है उस भाव का हम लोग उपाय बिल्कुल नहीं करते हैं, अन्य भाव का उपाय कर लेते हैं। अभी किसी के बाहर में 6ठा भाव खराब हो जाए या 12वां भाव खराब हो जाए, खर्च काफी हो रहा है, हम क्या करेंगे? क्या 12वें भाव का उपाय करेंगे? कर्ज हो रहा है 6ठा भाव, तो क्या 6ठे भाव का उपाय करेंगे? 6ठे या 12वें का उपाय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यदि व्यक्ति को कर्ज अत्यधिक हो या खर्चे अत्यधिक हो
तो संबंधित वह उपाय करने चाहिए कि नहीं किए जाने चाहिए? करने चाहिए गुरु जी। करने चाहिए गुरु जी। 11वें भाव का उपाय करेंगे गुरु जी। नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि खर्च हो रहा है तो 12वां भाव खर्च है, कर्ज हो रहा है 6ठा भाव कर्ज है, तो हमें 6ठे भाव या 12वें भाव का उपाय करने चाहिए। भाव का तो उपाय तो उसी चीज का होना चाहिए जहां से समस्याएं हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि हम उस भाव का उपाय नहीं कर पाते, तो उससे संबंधित अगले भाव का उपाय करते हैं। तो हमें यदि 6ठा भाव का उपाय नहीं होने की स्थिति में है, तो 6ठे भाव से अगला भाव कौन हुआ? 7वां। कहां से 7वां हो गया? 6ठे से अगला भाव 10वां होता है, 11वां होता है। कर्ज का अगला क्या चीज है? जब हमारा काम धंधा खूब अच्छा आय आमदनी, उससे अगला तो वही है ना, तो उसको मजबूत कर लेंगे। वह अधिक हो जाएगा तो थोड़ा कर्ज भी है तो झेल जाएंगे, ब्याज व्याज देकर के निपटा लेंगे। तो यह फिर अब उपाय पर निर्भर करता है और व्यक्तिगत स्थितियों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कर क्या रहा है, व्यक्ति कर का क्या रहा है, और 6ठा या 12वें भाव के स्वामी। अब यहीं पे देखा जाए ना कि 12वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो स्वयं लग्नेश हैं। खर्च अगर अत्यधिक होने लगे, काफी फिजूल खर्ची होने लगे, तो क्या शनि को शांत करेंगे? नहीं करेंगे। फिर मंगल को मजबूत कर लीजिए, अपने आप ठीक ठाक सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आय बढ़ जाएगी। और जो व्यक्ति जब आय बढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति कंजूस हो जाता है, क्योंकि स्वयं अधिकांशतः व्यक्ति जो स्वयं पैसे कमा रहा होता है, वह व्यक्ति उतने फिजूल खर्च नहीं करता, उसे पैसे के प्रति मोह हो जाता है कि भाई बड़े मेहनत से पैसे आ रहे हैं ना। तो आज की कक्षा में इतना ही। यदि कोई सदस्य की कक्षा से संबंधित, हाँ, 1-2 सदस्यों का विचार था कि कोई प्रश्न थे, जिनके प्रश्न है कृपया अपने प्रश्न को रखें।